आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकांकी संचय सो की डाली का पार्ट 3 और दृश्य दूसरा है। ठीक है, फिर से दूसरा दृश्य में क्या दृश्य है कि वहीं बरामदा सेम है, दाईं ओर तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है, दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। ठीक है, तो दादाजी क्या कर रहे हैं, तकिया के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पाँव दबा रहा है। ठीक है, तो उसका जो मंझला लड़का करमचंद है वो क्या कर रहा है, उनके पास बैठ के पाँव दबा रहा है उनका। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहा है। स्नान गृह में नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है, शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भुकुटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद नल के चलने और हुक्के के गुड़ाने की आवाज़ आती रहती है। ठीक है, तो दूसरा दृश्य भी का बरामदा सेम है, दाईं और बिस्तर बिछा हुआ, बिस्तर पर तकिए के सहारे दादा बैठे हुए हैं। दादा बैठे बैठे हुक्का पी रहे हैं और उनका जो दादा का जो मंझला लड़का है, ठीक है, यानी जो मंझला लड़का है वो करमचंद है, उसके पास बैठे दादाजी का पैर दबा रहा है। और सामने जो है बच्चे सब खेल रहे हैं और स्नान घर में कोई बच्चा जो है जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, नल चला रहा है। दैट इज़ द सीन, ये अब सीन है। आगे बढ़ते हैं फिर। करमचंद क्रोध में, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। ठीक है, तो करमचंद जो दादाजी का पैर दबा रहा है, जो दादा का कौन है, मंझला लड़का है, वो क्या कहता है कि बस करो जगदीश, क्यों खटखट कर रहे हो, अभी अभी हम खा करके बैठे हैं और तो हमको आराम करने नहीं दे रहा। ठीक है, आगे हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का उड़ाते हुए बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि वट यानी कि पेड़ की पूरी डाल आंगन में आके लगा दिया है और क्या कर रहा है, उसको पानी दे रहा है। बच्चे नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। दादाजी हंसते हुए बोलते हैं कि जब कोई भी डाली पेड़ से टूट जाती है तो तुम उसे कितने भी पानी दे दो वो नहीं पनपेगी। मैं कहा करता हूँ ना बेटा, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगा। और हमारा यह परिवार बरगद इस महान पेड़ की भांति है। ठीक है, तो फिर दादाजी ने कहा कि कोई भी एक डाली अगर किसी भी पेड़ से टूट जाती है तो तुम उसे हजारों लीटर पानी दे दो, फिर भी वो डाली नहीं उगेगी। और हमारा ये परिवार भी वही है, एक बरगद के पेड़ की भांति है, जहाँ पे एक बरगद, बड़ा ऐसा बरगद है और चारों तरफ क्या है, सिर्फ तने ही तने हैं। ओके, आगे करमचंद, ठीक है, ध्यान देना एक मिनट थोड़ा सा। करमचंद, लेकिन शायद इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। अब करमचंद क्या बोला कि दादाजी या पिताजी, शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है। देखो, दादा का कहने का मतलब हुआ कि दादाजी उस बरगद की तरह हैं और उस घर में जितने परिवार हैं ना, उसके बरगद की क्या है, टहनी है। ठीक है, और कहते हैं कि अगर टहनी टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो वो जुड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो करमचंद कहता है कि शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। तो दादाजी वापस से कहते हैं चिंता से कि क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है, कौन अलग हो रहा है। इसका मतलब कि कौन हमारे घर से अलग हो रहा है। करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए, छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है। करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। कष्ट किसे है, परेश को नहीं है, लेकिन छोटी बहू को है, परेश की पत्नी को है। आगे दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यह घाव नासुर हो जाती है, फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होती। ठीक है, याद रखना कि दादाजी यहाँ पे बहुत बड़ा बात बोल चुके हैं, बहुत बड़ी बातें बोल दिए
दादाजी क्या बोले कि यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। अगर किसी भी परिवार में अगर कलेश होता है या दरार पड़ जाता है तो वो दरार और वो कलेश, वो लड़ाई को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो दरार उस वक्त ख़त्म नहीं हुआ तो वो आगे चल के इतना बड़ा दरार बन जाएगा कि तुम चाह के भी उसे ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, दादाजी ने वही कही कि अगर तुम्हारे शरीर में हल्की सी खरोच भी आ जाए तो तुरंत दवाई लगा कर उसे ठीक कर दो, वरना जब वो बड़ा घाव बनेगा तो वो कभी ठीक नहीं होगा। वही सेम एग्जाम्पल दादाजी ने दिया कि अगर बहू को कोई तकलीफ़ है, अगर छोटी बहू को कोई तकलीफ़ है तो उसको हम तुरंत ठीक कर देंगे, वरना एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको कोशिश करते रह जाएंगे पर वो ठीक ना होगी। ठीक है। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आई। यानी कि छोटी बहू के मन में थोड़ा सा क्या है, कष्ट है। क्या कष्ट है कि जब करमचंद उसको क्या ला के दिया था, रजाई और अबरे ला कर दिया था, तो सबने तो रखे, बट किसने नहीं रखा था? छोटी बहू ने नहीं रखे। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। वो किसको बड़ा समझती है? अपने मायके के घराने को बड़ा समझती है और इस घर को वो क्या समझती है? छोटा। ठीक है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन में होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू, ठीक है, बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। ठीक है। तो दादाजी कहते हैं कि बड़प्पन बाहर के वस्तु में नहीं होनी चाहिए, बड़प्पन कहाँ होनी चाहिए? बड़प्पन अपने मन में होना चाहिए। और अगर कोई घृणा को घृणा से काटेगा तो वह कभी नहीं काट पाएगा। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? उसे घृणा के बदले घृणा नहीं देनी चाहिए, उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। समझे? क्या हुआ कि मान लो कि हमारे घरों में आजकल क्या होता है ना बच्चों, कि कोई अगर घृणा हमसे करता है तो हम उससे भी क्या करने लगते हैं? घृणा करने लगते हैं, उससे भी हम दूर जाने लगते हैं, उससे भी हम दुश्मनी करने लगते हैं। बट अगर उसी जगह पे अगर हमारे सामने कोई ऐसा दुश्मन खड़ा हो और हम उससे दोस्ती का भाव दें तो वो भी दोस्त बन जाएगा और अच्छा दोस्त बन जाएगा। ठीक है। दादाजी हुक्का को उड़ाते हुए, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूंठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन को समस्त ताप को हर ले और जिसकी फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। ठीक है। एक ठूठा वृक्ष जो बहुत ऊंचा तक जाता है, कहाँ तक जाता है? वो आकाश को तो छू सकता है, लेकिन जब तक इसमें अच्छे अच्छे पत्ते नहीं आएंगे और इस पत्ते से नीचे वाले लोगों को छांव नहीं मिलेगी, तब तक उस वृक्ष का कोई मोल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भासी एक कैरेक्टर इसमें भी और है, वो आई बोली बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिए। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? ठीक है। यानी कि भासी दादाजी आके क्या कंप्लेन करती है कि मल्लू और जगदीश ने क्या किए? मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। ठीक है। दादाजी, पेड़? हंसते हुए बच्चे, हंसते हो? ठहरो भासी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। ठीक है। दोनों लड़ने लगे थे। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नज़र किए प्रवेश करता है। परेश, ठीक है, अपने आप को झुका करके उस दृश्य में प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाले या नहीं। धो डाले हों तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूं। याद है कि पहला दृश्य में कपड़ा जो धो रही थी तो कौन मंगवाई थी? बड़ी भाभी ने इंदू को कहा था कि जो कपड़ा दादाजी ने बहू को धोने के लिए दिया है, इंदू तुम धो करके वापस उसको टांग दो। ठीक है।
तो ये वही कपड़े की बात दादाजी कर रहे हैं। परेश, मैं लज्जित दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। ठीक है, तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदने क्यों जाने? तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। ठीक है, समझे इस बात को? आगे। परेश जी, दादा हुक्के का कस लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। ठीक है, इंदू का दहेज तैयार करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परेश जी, मैं इसलिए आया था। अब परेश कुछ कहना चाहता था, वो दादा के पास आया होगा कुछ काम से, तो बोला कि जी मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ कहो, क्यों झिझकते हो? हाँ कहो, क्यों झिझकते हो? परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। किसका मन नहीं लगता? बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी के दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं लगाया जाता है। मन क्या है? लगता नहीं है, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही है। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। ठीक है, तो दादाजी का कहना था कि वह एक बड़े घर की बेटी है, वह कभी अकेले, हमेशा अकेले रही है, वह भीड़ भाड़ में नहीं रही है, इसलिए उसका मन कभी नहीं लगता। तो फिर परेश कहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, ठीक है, बड़ी ताई का मतलब बड़ी मम्मी और मंझली ताई का मतलब मंझली मम्मी, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा, सब आई थी। ठीक है, यानी कि जितने भी घर में फैमिली मेम्बर्स थे सब अभी परेश से मिलकर आ रहे हैं। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और उधर वह उन सबसे दुखी है। कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पराइयों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। अब देखो यहाँ पे सब लोग मिलके बेला की शिकायत परेश से कर रहे हैं, और बेला भी सब लोगों की शिकायत किससे कर रही हैं? परेश से कर रही हैं। ठीक है, आगे। दादा, हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। वह क्या चाहती है? वह आज़ादी चाहती है। वह नहीं चाहती कि कोई दूसरे व्यक्ति उसके कामों में हस्तक्षेप करें या फिर उसकी आलोचना करें। दादा फिर हुक्का गुड़ाते हुए, वह समझती है वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। ठीक है, तो दादाजी कहते हैं कि छोटी बहू है ना वो, इसीलिए सब लोग उसको आदेश देते हैं, सब लोग उसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट। दादा सिर्फ हुक्का उड़ाते हुए, और वह अपनी पृथ्वी गृहस्थी बसाना चाहती है जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो। दादाजी कहते हैं कि वह अपनी पितृक गृहस्थी बसाना चाहती है जहाँ वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके, यानी अपने मन से हर काम को करे, अपने मन से अपना जीवन को व्यतीत कर सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहेगी। कौन सा मकान मिल जाए उसे? बाग वाला मकान, यानी एक और मकान है बाग वाला। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट उसे उसकी ही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? ठीक है, तो ये चाहती थी, परेश चाहता था कि बेला को उसका बाग वाला मकान मिल जाए और वहाँ पर अकेली बेला रहे और वह अपनी स्वेच्छा पूर्वक रहे, उसको कैसे जीना है, क्या करना है, वैसे वो रहे। दादा
कुछ क्षण हुक्का को उड़ाते हुए फिर खांसते हुए बोले, यह तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय है। यही है कि तुम बाग वाला मकान दे दिया जाए। ये वहाँ पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उसे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। तो दादाजी बोले कि ठीक है, तुमको देने में हमको कोई हर्ज नहीं है, बट ये तो झंझट से या फिर किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का सरल उपाय है, ठीक है। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मेरे जीते जी यह असंभव है, क्योंकि दादाजी ने हमेशा सबको साथ लेके चला है। एक बरगद की पेड़ की भांति लेखक ने इस परिवार को माना है। तो दादाजी ने कहा कि मेरे जीते जी ये संभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नेक्स्ट, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने बट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा, ठीक है। और मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह के बगल छूट रह जाती है। दादाजी कहते हैं कि हम जिस तरह से इस परिवार को ढाल के रखे हैं कि मेरे सामने बट वृक्ष भी छोटा लगता है, मेरे सामने भी बट वृक्ष भी छोटा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, और मैं सिहर उठता हूँ, ना बेटा मैं अपनी जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, ठीक है। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुरक्षित, सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग करेंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान ना दो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। दादाजी कहते हैं कि मैं अपने जीते जी तुमको अलग नहीं होने दूंगा, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल के ही रहूँगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था, ठीक है। इसने कहा कि जैसा आप उचित समझें दादाजी, ठीक है। तो फिर दादाजी ने कहा, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे, ठीक है। तो दादाजी परेश को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सो हम लोग बहुत ख्याल रखेंगे उसका, हम लोग उसका आदर करेंगे, ओके। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई घाव हो जाए, तो उसको दवाई से ठीक करते हैं, ना कि उसको काट करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो आगे परेश चलने को होता है, परेश उठता है जाने के लिए, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा, ठीक है। परेश जैसे आपकी इच्छा दादाजी। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के की कस लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। आगे दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया, रजवा रजवा, फिर हुक्का को उड़ाते हैं। रजवा नहीं आती है, फिर आवाज़ देते हैं, रजवा रजवा, यानी कि दादाजी अचानक दादाजी को कुछ याद आता है, तो वो फिर क्या करते हैं, दादाजी किसको बुलाते हैं, रजवा को बुलाते हैं, ठीक है। आगे फिर रजवा दूर से ही बोलती है, जी आई, यानी कि मैं आ रही हूँ। भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो, ठीक है। क्या बोली दादाजी, क्या बोले कि छोटी बहू के अतिरिक्त, यानी कि छोटी बहू को छोड़ के बाकी घर में जितने भी मेंबर हैं, घर में जितने भी मेंबर हैं, सबको क्या करो, मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, ठीक है। रजवा जाने लगती है। फिर दादाजी कहते हैं, और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आए। यानी कि सबको दादाजी बुला रहे हैं, सिर्फ एक को नहीं बुला रहे, वो है कौन, छोटी बहू। आगे रजवा, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ कि सब लोगों को दादाजी ने बुलाया है, और ज़रूरी है अगर 2 मिनट के लिए भी जाए तो लेकिन जाएं, ठीक है। अगला रजवा चली जाती है। फिर हुक्का को उड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कस लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं, यानी कुटुंब उस घर के प्राणी धीरे धीरे दादाजी के पास आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और
चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजबा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। ठीक है, अब बरामदे में सब लोग दादाजी के पास बैठ गए हैं। बालक और जो युवक हैं वो कहाँ बैठे हैं? तख्तों पर बैठे हैं। और स्त्रियां कहाँ बैठी है? बरामदे में फर्श पर। सब कोई बैठा हुआ है, लगता है कोई मीटिंग होने वाला है। दादा हुक्का पीना छोड़कर। इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। अब एक लड़की यानी इंदु जो उसकी पोती है वो वहाँ पे नहीं आई है। दादाजी बोलते हैं इंदु कहाँ है? वह दिख नहीं रही है। फिर हुक्का गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहा सहसा बंद हो जाता है। यानी कि इंदु कपड़े धो रही थी। इंदु बाहर से आई। अंदर आकर मैं नल पर थी, कपड़े धोने लगी थी। दादा एक कस खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का उड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। यानी कि मैंने आज तुम सबों को एक विशेष कारण से बुलाया है। एक विशेष कारण है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। ठीक है, दादाजी को ये दुख हुआ सुनकर कि किसका मन नहीं लग रहा है? छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लग रहा है। इंदु, दादाजी। अब इंदु यहाँ कुछ कहने का प्रयास तो करती है, लेकिन दादाजी उसे बीच में ही बात काट के बोलते हैं, इंदु बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। दोष किसका है? हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है। वह कहाँ की बेटी है? एक बड़े घर की बेटी है। अत्यधिक पढ़ी लिखी है। अत्यधिक पढ़ी लिखी है। सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। ठीक है, इंदु एक बड़े घर की बेटी है, बहुत अधिक पढ़ लिख चुकी है और हमेशा से राज करते हुए आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से डरना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। अब दादाजी सब लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंदु जो बेला है, जो हमारी छोटी बहू है, वो कौन है? एक बड़े घर की बेटी है। और बड़े घर की बेटी होने के कारण वहाँ उनसे सब लोग दबके रहते थे और वह अत्यधिक पढ़ी लिखी हुई भी है। ठीक है, अत्यधिक पढ़ी लिखी हुई भी है, जिसकी वजह से वो वहाँ राज करती थी अपने घराने में। और जब से इस घर में आई है वह छोटी बहू यानी कि सबसे छोटी बन गई है, जिसकी वजह से उसको दबकर रहना पसंद नहीं है। वो दबकर रह गई है। आगे, मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़ाते हैं। बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। दादाजी सबको समझाते हैं कि कोई उम्र में अगर आपसे बड़ा है तो वह ओरिजिनल में बड़ा नहीं है। बड़ा तो लोग किससे होता है? बुद्धि से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अकल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। ठीक है, तो दादाजी कहते हैं कि छोटी बहू उम्र में तो हम लोगों से बड़ी नहीं है, लेकिन अकल से क्या है? वो बहुत बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। हम लोगों को क्या करना है कि उसकी बुद्धि और उसकी योग्यता यानी उसकी डिग्रीज का कुछ फ़ायदा हो, कुछ लाभ हो। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उसे परामर्श लें और मैं प्रसन्न हूँगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। दादाजी सबको समझाते हैं कि बेला यानी छोटी बहू को वही आदर मिलना चाहिए जो आदर उनको अपने घरों में मिलता था, जो आदर उसको अपने घर में मिलता था। और सब लोग मिल के उससे का बात करें, उसका काम आपस में बांट लें, उसको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें किसी भी काम करने के लिए। ठीक है, उसे अनुभव ही ना हो कि वह दूसरे घर में किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। उसको ऐसा अनुभव नहीं होने देना है कि वह किसी दूसरे घर से आई हुई लड़की है। आगे, फिर कुछ क्षण दादाजी हुक्का को पीते हैं, गुड़गुड़ाते हैं और बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, यानी कि यह घर एक महान पेड़ है। हम सब इसकी डालियाँ हैं। हम सब इसकी कौन है? डालियाँ हैं। डालियाँ से ही पेड़ हैं और डालियाँ छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। ठीक है, अगर एक पेड़ में डालियाँ ही ना हो
तो फिर वो पेड़ पेड़ नहीं कहलाता। और पेड़ में डाली होने की वजह से हम लोगों को छाया मिलती है, और अगर जो पेड़ हम लोगों को छाया ना दे वो पेड़ किस काम का। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूट कर पृथक हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी डाली इससे टूट कर गिर जाए। तुम सदैव मेरा कहना मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम जा सकते हो। अब दादाजी क्लियरली कह दिए कि सब लोग छोटी बहू का आदर करो, सब लोग छोटी बहू का बात मानो, जो छोटी बहू कहना चाहें वही करो, ठीक है। और जिसने भी छोटी बहू का निरादर किया यानी अनादर किया, तो वो दादाजी का फिर रिश्ता उससे टूट जाएगा। दादाजी घर से नाता तोड़ के कहीं चले जाएंगे। दादाजी फिर हुक्का को उड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदू बेटा और मंझली बहू तुम जरा बैठो। कौन कौन? इंदू बेटा और मंझली बहू। दोनों के अतिरिक्त से सब चले जाते हैं। मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। मंझली बहू को दादाजी कहते हैं कि तुम अपनी हंसी बस उसी लोगों तक सीमित रखो जो अपनी हंसी को उस तक सीमित रख सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर के आंगन ना बन जाए, ठीक है। तो बाहर के लोगों को अगर अपने हंसी में हम शामिल कर रहे हैं तो चलो ठीक है, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं बाहर के लोगों को तो चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन घर के लोगों का मजाक हम तब तक नहीं उड़ा सकते जब तक वो हमारे घर का एक हिस्सा ना बन जाए, ठीक है। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और संस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ानी, उसे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए, ठीक है। और इंदु को दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी जो छोटी वाली भाभी है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुशिक्षित है, और तुम्हें उसकी हंसी उड़ाने के बजाय क्या करना चाहिए? तुम्हें उससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। दादाजी इन दोनों को विशेष सावधान रहने के लिए आदेश दे दिए। फिर हुक्का को उड़ाने लगते हैं और फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। गला भर आता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ फूले फले, जीवन का सुखद शीतल वायु का स्पर्श से झूमे और सरसाएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है, ठीक है। तो अब दादाजी कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ और ये ध्यान रहे कि सब लोग अच्छे से फूले फले, सब लोग साथ में आगे बढ़ें, और अगर कोई डाली वृक्ष से टूटने वाली होती है तो उस चीज़ को सोच के ही मुझे डर लगता है, ठीक है। अब दादाजी फिर से हुक्का पीने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर ना मिलेगा। अब इंदु समझ गई। इंदु ने कहा कि दादाजी हमें क्षमा कीजिए, हमारी ओर से अब आपको कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों चली जाती है। दादाजी कुछ देर हुक्का को उड़ाते हैं और फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं। दादा, भासी, मल्लू, जगदीश, जाओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, मतलब आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावे बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। अब दादा जो है भासी, मल्लू और जगदीश को अपने पास बुला करके कहते हैं कि आओ अब हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी है बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। भासी दरवाजे से झाँक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते हर बार वही कहानी सुनने। यानी कि दादाजी लगता है कि हर बार अपने बच्चों को, अपने पोतों को एक ही कहानी सुनाया करते थे, ठीक है। आगे मल्लू, चांद राज तारा राजा को सुना तो आए, हर बार वही कहानी नकल उतार कर, एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हुए, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है, ठीक है। तो दादाजी कहते हैं कि ये वही कहानी है जो एक परिवार का, एक समाज का और एक राष्ट्र का निर्माण करती है।
यह तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। और ये कहानी जो है जीवन को बहुत महान, बहुत कठोर और विशाल बनाती है। और दादाजी फिर अपने हुक्के पीने लगते हैं और हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है और पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ तक अगर बच्चों आप लोगों को जिस भी पॉइंट पर समझ में नहीं आया होगा, आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हम उस पर फिर उस पॉइंट पे एक अलग से फिर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।